ठीक है, आर त्रिज्या का गोला है, इसको आपने क्यू आवेश दिया चालक गोले को, तो वो क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर आ गया। तो अब आर त्रिज्या के गोले, चालक गोले को क्यू आवेश देने पर, गोले को क्यू आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा यहाँ पर, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। क्यू आवेश दिया है आर त्रिज्या के गोले को, तो इसके पृष्ठ पर विभव हो जाएगा के क्यू बाई आर। अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि डी क्यू आवेश को अनंत से लाकर स्थापित करने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है, डी क्यू आवेश को ला रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, डी यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। स्थापित करने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है, डी यू इक्वल्स टू वी डी क्यू। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अतः गोले को Q इक्वल्स टू 0 से Q आवेश तक आवेशित करने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, कैपिटल क्यू आवेश तक, 0 से लेके कैपिटल क्यू आवेश तक उसको आवेशित करना है, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि V का वैल्यू रख दो यहाँ पर। V का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर डी क्यू। ठीक है, अब सीधा इसमें समाकलन करना है, डी क्यू के सापेक्ष करना है, तो Q का समाकलन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। पवन कुमार, तुमने तो रेगुलर क्लास ली है ना, तो तुमने जब ऑनलाइन क्लास ली थी तो स्क्रीनशॉट लिए हैं या नोट किया है, क्या किया है, स्क्रीनशॉट, बुक ले ली, फिर तो समझ में आ गया होगा। कौन सी बुक ली है, CBH की ना, तो फिर तो मैंने उसी में से कर पढ़ाया पूरा टॉपिक मेरे, यदि तुमने पढ़े हैं ना तो बुक में नोट्स जो है मेरे काफी मैच होंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो u इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, के क्यू स्क्वायर बाई आर, और लिमिट रखेंगे आप 0 से Q, तो इसको कैपिटल Q ही आ जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर बाई 2 होगा ना, समाकलन क्यू डी क्यू का क्यू स्क्वायर बाई 2 होगा, और वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू हो गई आपकी चालक गोले को आवेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा, और जो पहले करवाया था वो समावेशित करने के लिए, पूरे संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए। ठीक है, तो दोनों याद रखना आप, इसके लिए u इक्वल्स टू आया है के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और वहां पे कितना था, u इक्वल्स टू 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई r। ठीक है, वो संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए जो अभी इससे पहले डेरिवेशन किया था, और 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई r, और ये है आपका चालक गोले को आवेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा u इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r।
अब नेक्स्ट है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। ये पेपर आपका थोड़ा सा इसलिए इजी लगेगा क्योंकि इसके काफी टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं 12th में, और छोटा भी है, यूनिट्स जो हैं वो छोटी हैं, फटाफट याद हो जाएंगी। लेकिन बाकी जो 2 पेपर्स हैं ना, चल रहे हैं आपके, मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहा कोई, ऑप्टिक्स भी नहीं पढ़ा रहा ना कोई, वो बहुत बड़े बड़े पेपर हैं दोनों। सेकंड है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? मैथ में भी एक ही बुक चल रही है और केमिस्ट्री में एक। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों तो उन आवेशों का युग्म क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। दो आवेश हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों आवेश क्या है? परिमाण में क्या है? इनका समान है, और परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के, अत्यंत लघु दूरी मान लीजिए d बहुत लेस है, अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो इन आवेशों का युग्म क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किसकी तरफ होती है? माइनस से प्लस की ओर। इसको आप प्रदर्शित करते हैं P से, और P कितना होता है? P इक्वल्स टू किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। P इक्वल्स टू Q इंटू D। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका? कूलम इंटू मीटर। डिवाई भी होता है, ये MKS में आपने पढ़ा है कूलम इंटू मीटर। वैसे 1 डिवाई भी होता है, 1 डिवाई भी होता है इसका मात्रक D से, और 1 डिवाई में होते हैं आपके 3 इंटू 10 टू पावर 3, सॉरी 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 30। अब निकालते हैं द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। विभव देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका द्विध्रुव है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, टोटल ये दूरी है d। अब यहाँ इसके सेंटर से ये कोई पॉइंट है P जो कि इससे दूरी पर है R, ठीक है। सेंटर मतलब ये वाली टोटल दूरी d है, तो ये d/2 और ये d/2 ऐसे हो जाएगा। R दूरी पर है और थीटा एंगल पर है, तो इस पॉइंट P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? R दूरी पर है, थीटा एंगल पर है, तो उसके निर्देशांक आप r थीटा ले सकते हैं, ठीक है, r थीटा। अब मान लीजिए माइनस Q जो आवेश है उसकी दूरी बिंदु P से कितनी है? R1, और ये दूरी मान लीजिए R2, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव
V1 इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई कितनी दूरी पर है ये R1, ठीक है, माइनस क्यू आवेश R1 दूरी पर है, तो बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू के क्यू वन बाई R1 प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ बस प्लस आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू प्लस के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है R2, ठीक है, तो टोटल विभव V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, V1 प्लस V2, तो V इक्वल्स टू के क्यू आप इसमें से कॉमन ले लो, माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब सिंपल आपको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पॉइंट दे दो आप A B और ये पॉइंट मान लीजिए N है, इस एक्सिस को आपने पीछे बढ़ा के यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ इस तरीके से करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ से इसको थोड़ा पीछे बढ़ा के, क्योंकि ये तो सेंटर मूल बिंदु है, तो पीछे इसको इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो ये आपकी d/2 है और ये भी d/2 है। AO इक्वल्स टू OB कितना है आपका d/2, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो गया। अब देखो ये वाली एक्सिस पर ये वाला क्या हो जाएगा, जब ये d/2 है, ये थीटा एंगल है, तो आप इसको लिख सकते हैं d/2 cos थीटा और ये d/2 sin थीटा। इससे तो कोई मतलब नहीं है, आपको ये पता लगना है, m पॉइंट दे दो इसको, d/2 cos थीटा और ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका d/2 तो इतना नोट करो तुम पहले, NO इक्वल्स टू, हाँ ये भी d/2 cos थीटा हो जाएगा ना, ये और ये d/2 sin थीटा। अब देखो इसमें आपने इसमें AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो AP इक्वल्स टू किसके होगा, MP। R1 जो है, R1 कितना है AP किसके इक्वल होगा, MP के, ठीक है, और MP किसके इक्वल है, MO प्लस OP। MO कितना है d/2 cos थीटा और OP कितना है आपका स्मॉल r, क्योंकि सेंटर से आपने स्मॉल r डिस्टेंस पर लिया था ना। मैं क्लियर इसको यहाँ लिख देती हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख लो के क्यू इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका A, ये लिखूं यहाँ पे कि ये ड्रॉ किया है, लंब डाला है यहाँ से बिंदु A व B से OP पर लंब क्रमशः कौन कौन से हैं, A और B से बात करें तो AM तथा BN है। अतः त्रिभुज AOM से त्रिभुज AOM में OM इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इस त्रिभुज की बात करें तो AOM में OM इक्वल्स टू कितना है d/2 cos थीटा, ठीक है, और AP इक्वल्स टू कितना है
R1 इक्वल टू कितना है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है ना आपको सिंपल। तो R1 कितना है आपका AP, ठीक है, और AP को किसके इक्वल लिख सकते हैं आप, MP के इक्वल लिख सकते हैं, और MP कितना है MO प्लस OP, ठीक है ना, MO प्लस OP। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, MO कितना है D/2 cos थीटा, और OP कितना है R, स्मॉल r लिया था ना, तो ये आ गई आपकी वैल्यू R1 की। अब आपको निकालनी है R2 की। R2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ये लंब डालेंगे तो इसमें ये वाली जो वैल्यू है ना BP इक्वल टू किसके इक्वल होगा, NP के, ठीक है। या फिर आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं R2 इक्वल टू जो आएगा ना इसी प्रकार करके, इसी प्रकार R2 इक्वल टू आएगा आपका R माइनस D/2 cos थीटा। कैसे आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सिमिलर में लिखेंगे आप BP इक्वल टू कितना आएगा NP के, R2 यही तो है BP है, R2 कितना है BP, जो किसके इक्वल होगा NP के, और NP को आप क्या लिख सकते हैं OP माइनस ON, ठीक है, NP को क्या लिख सकते हैं OP माइनस ON, OP माइनस ON इक्वल टू कितना आ जाएगा NP। अब OP का वैल्यू कितना है R, और ON का वैल्यू कितना है D/2 cos थीटा। तो R2 इक्वल टू आ गया R माइनस D/2। BP ना ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, इस तरीके से आएगा, पॉइंट P जो है ना ऐसे है तिरछा, जैसे आपने इस पर ये लंब डाला तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई ना, AP एंड MP इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि लंब पीछे बढ़ा के जब उसको आप लंब डालेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होंगी। नहीं आया समझ में, जैसे देखो यहां से ये बिंदु है, ठीक है, आपने यहाँ पॉइंट लिया P, यहाँ O है, अब ये वाली, अब इसको आप पीछे बढ़ा के इससे लंब डालेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगी, तो मैथ में भी पढ़ा है आपने। अब ऐसे ही इसमें है, ये जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे बनेगी थीटा एंगल पे, तो आप इसमें यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। क्या R2 और R1 की वैल्यू आ गई आपकी, ये D/2 प्लस cos थीटा प्लस R आ जाएगा, यहाँ पे R माइनस D/2 cos थीटा, ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूंगी कल।